Hello students, so the chapter which we are going to deal with is The 100 Dresses Part 1. The chapter is written by Eleanor Esther. Okay, let us start with before you read. How do we judge the people around us? By their money, wealth and possession, or is there something of more enduring value to look for in a person? ठीक, क्या होता है कई बार हम देखते हैं कि कुछ जैसे किसी के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं या बहुत पैसा है तो लोग उनको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, और बेचारे जो गरीब हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, ढंग का घर नहीं है रहने के लिए, उनको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं. दिस स्टोरी इज अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट्स. तो ऐसे एक बच्ची रहती है जिसका नाम है वैंडा. ठीक है, एक बच्ची है जिसका नाम है वैंडा पेट्रॉन्स्की. वैंडा पेट्रॉन्स्की, ये यहाँ पे लिखा हुआ है वैंडा पेट्रॉन्स्की. तो ये जो बच्ची रहती है इसको किस तरीके से इसके क्लासमेट्स जो है वो ट्रीट करते हैं. शी इज़ अ पुअर गर्ल हु इज़ अ पॉलिश मतलब कि पोलैंड की रहने वाली है, जो कि अमेरिका में मतलब उसकी पूरी फैमिली अमेरिका में आकर के शिफ्ट हो जाती है और अमेरिका में वो लोग रहना शुरू कर देते हैं. Wanda Petronsky is a young Polish girl who goes to school with other American children in an American town. So these other children see Wanda as different in many ways. Can you guess how they treat her? तो वैंडा उन लोगों को बहुत ही डिफरेंट लगती थी, बहुत ही अजीब लगती थी. क्यों? बिकॉज शी बिलोंग टू अनदर कंट्री. और दूसरी कंट्री के जो लोग होते हैं उनका कल्चर अलग होता है, नाम अलग होता है, द वे दे ड्रेस अप इज डिफरेंट. सो दैट्स वाई फॉर अमेरिकन शी लुक्ड अ बिट डिफरेंट. ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है. हम देख लेते हैं पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स. अब इनकी क्या कहानी है पोलिश अमेरिकन्स की, ये हमें यहाँ पे पता चलेगा. द फर्स्ट पोलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608. इमिग्रेंट्स का मतलब होता है वो लोग जो अपनी कंट्री को छोड़ करके दूसरी कंट्री में रहने के लिए जाते हैं ऑन परमानेंट बेसिस. ठीक है, But the largest wave of Polish immigration occurred in the early 20th century when more than 1 million Poles migrated to the United States. Poles मतलब कि जो पोलिश लोग हैं उनको पोल्स बोलते हैं. ठीक है, तो काफ़ी नंबर में 20th सेंचुरी में जो है पोल्स लोग, वो पोलिश जो पीपल थे वो अमेरिका में आकर के रहने लगे. द पोलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम एंड द इमिग्रेंट्स वेर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू द कंट्री ऑफ ओरिजिन रादर दैन टू एथनिसिटी. ठीक है, तो पोलिश स्टेट एज सच उस टाइम पे एग्जिस्टेंस में नहीं था. तो जो इमिग्रेंट्स थे, जो लोग बाहर से आए थे, उनको उनकी कंट्री के हिसाब से माना जाता था. कैसे? They were identified as Russian Poles, German Poles and Austrian Poles. ठीक है, तो जो पोलिश जो यहाँ पर रशिया में जाके रहने लगे वो रशियन पोल्स कहलाने लगे, तो जर्मनी में जाके रहने लगे वो जर्मन पोल्स कहलाने लगे. ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे वो ऑस्ट्रियन पोल्स कहलाने. तो इस तरीके से पोलिश लोगों को नाम दिए गए. One of the most notable Polish American community is in Chicago and its suburbs. Suburbs मतलब शिकागो के आसपास की जो जगह है. So Chicago is sometimes called the second largest Polish city in the world, next only to the Warsaw. Warsaw is the capital of Poland. ठीक है, the capital of Poland. Polish Americans were sometimes discriminated against in the United States, as were the Irish, Italians and Jews. तो जो Polish Americans हैं उनका काफ़ी हद तक डिस्क्रिमिनेशन होता है आपके यूनाइटेड स्टेट्स में. ठीक है, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, जैसे आयरिश या फिर इटालियन या फिर ज्यूस, इन सबको भी यूनाइटेड स्टेट्स में डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है. अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 census, 667,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as the second spoken at home, which is about 1.4% of the people who speak languages other than English. तो काफ़ी नंबर्स में जो है अमेरिका में पॉलिश लैंग्वेज बोली जाती है. ठीक है, और 0.25% of the US population.
ऑलराइट, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में जो है पॉलिश कल्चर अमेरिकन कल्चर में घुला मिला है, बट स्टिल जो पॉलिश पीपल है, पॉलिश अमेरिकन, उनको यूनाइटेड स्टेट्स में डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। तो इसी डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड ये एक स्टोरी है एक यंग गर्ल की। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। Today, Monday, Vanda Petronsky was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. तो वैंडा पेट्रॉन्स्की जो है वो मंडे को क्लास में नहीं आई थी, लेकिन उसके बारे में किसी को भी ख्याल नहीं था। इवन द टू फेमस गर्ल्स ऑफ द स्कूल हु वर पैगी एंड मैंडलिन, इनको भी उसके बारे में कोई खबर नहीं थी। Usually Vanda sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. The corner of the room where there was not scuffling of feet, most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. तो जो है वैंडा पेट्रॉन्स्की वो जो उसकी क्लास का रूम था, जिसकी क्लास का रूम था उसमें एकदम कॉर्नर वाली सीट में, लास्ट में एकदम कॉर्नर वाली सीट पे बैठती थी, जहाँ पे रफ बॉयज़ मतलब क्लास के जो सबसे ज़्यादा शैतान बच्चे थे, जो सबसे शैतान बॉयज़ थे, वो वहाँ पे बैठते थे। वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कफलिंग का मतलब होता है जो पैर जब ज़मीन पे हम रगड़ते हैं तो उसकी जो आवाज़ आती है, दैट इज स्कफलिंग। और सबसे ज़्यादा हल्ला होता था और बहुत ज़्यादा फ़नी बच्चे बैठते थे, मस्ती करने वाले, और वहाँ पे फ्लोर पे हमेशा डर्ट और मड लगी रहती थी। ठीक है, तो डर्ट और मर्द से ये पता चलता है कि जो बच्चे थे वो एक तो ये था कि बहुत ज़्यादा शैतान थे, तो जब बाहर से आ रहे थे तो उनके पैरों में मड और डस्ट लग जाता था। और दूसरा ये भी है कि वैंडा बहुत दूर से चल कर आती थी। ठीक है, उसका घर जो था वो काफ़ी दूर था उसके स्कूल से, तो उसे काफ़ी ज़्यादा लंबा डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करना पड़ता था। इस कारण से उसके पैरों में मड लगी होती थी और वो कॉर्नर में जा कर के बैठा करती थी। ओके, moving forward, Vanda did not sit there because she was rough and noisy. On the contrary, she was very quiet and rarely said anything at all, and nobody had ever heard her laugh out loud. Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of स्माइल, बट दैट वॉज ऑल। तो वैंडा जो थी वो बहुत ही क्वाइट, बहुत ही शांत किस्म की लड़की थी और कभी कुछ बोलती नहीं थी। इवन उससे कभी किसी ने हंसते हुए भी नहीं देखा था। क्रिकेट का मतलब होता है कि बस एक नॉर्मल स्माइल कर देना। ठीक है, तो उसे यदि कोई कुछ भी बोलता था तो बस वो स्माइल कर दिया करती थी, दैट्स इट। Nobody knew exactly why Vanda sat in that seat, unless it was because she came all the way from Bogan Heights and her feet were usually caked with dry mud. ठीक है, ऐसा सेड कि उसके जूतों में बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई होती थी और वो बोगन हाइट्स से आती थी। बोगन हाइट्स मतलब कि एक सबर्ब एरिया है जहाँ पे जो है इमिग्रेंट्स रहते थे। ठीक, but no one really thought much about Vanda Petronsky once she sat in the corner of the room. और उस पर कोई ध्यान नहीं देता था क्लास का, किसी को भी उसके प्रेजेंस का कोई भी अंदाज़ा नहीं होता था। The time when they thought about Vanda was outside the school hours at noon time when they were coming back to school or in the morning early before school began. When groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard. तो उसके बारे में क्लास में जो कोई भी किसी भी तरह की बातें नहीं करता था, लेकिन मॉर्निंग में स्कूल में आने से पहले या फिर स्कूल छूटने के बाद उसके बारे में बात की जाती थी। क्या बात किया जाता था? उसका मजाक उड़ाने के लिए, उसका बस मजाक उड़ाते हुए आपस में जो बच्चे थे वो बात करते थे, या उससे भी यदि बात करते थे तो सिर्फ उसका मजाक उड़ाने के लिए बात करते थे। Then sometimes they waited for Vanda to have fun with her. The next day
The next day, Tuesday, Wanda was not in school either, and nobody noticed her absence again. Sorry. Nobody noticed her absence again. But on Wednesday, Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, did notice that Wanda wasn't there. Peggy was the most popular girl in the school. She was pretty. She had many pretty clothes and her hair was curly. Maddie was her closest friend. The reason Peggy and Maddie noticed Vanda's absence was because Vanda had made them लेट टू स्कूल. ठीक है, अब क्या होता है, वेडनेसडे को पैगी और मैडी, बस इन दोनों को पता रहता है कि आज जो है वैंडा आई नहीं है. और क्यों नहीं आई है, क्योंकि वो वैंडा के कारण लेट हो जाते. लेट क्यों जाते, क्योंकि वो वेट कर रहे थे वैंडा के लिए कि वैंडा जब आएगी तब हम उसका मजाक उड़ाएंगे, उसको बुली करेंगे. ठीक है, लेकिन जो वैंडा है वो आती ही नहीं है और इस कारण से वो दोनों लेट हो जाते हैं. दे हैड वेटेड and waited for Wanda to have some fun with her, and she just hadn't come. They often waited for Wanda Petronsky to have फन विथ हर. ठीक है, तो ये जो दोनों लड़कियां हैं ये वैंडा के लिए अक्सर वेट किया करती थी कि जब वैंडा आएगी तो हम उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन उस दिन वो आती नहीं है. Wanda Petronsky, most of the children in room 13 didn't have names like that. They have names easy to say, like Thomas, Smith, or Alan. There was one guy named Bounce, Willie Bounce, and people thought that was funny, but not funny in the same way that Petronsky was. ठीक है, तो क्यों वैंडा का ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता था, क्योंकि वैंडा का जो नाम था वो सबको बहुत ज़्यादा फ़नी लगता था, क्योंकि दे हैव वेरी सिंपल नेम्स लाइक थॉमस, स्मिथ एंड एलन, और एक बच्चे का नाम बाउंस, विली बाउंस भी था, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा जो डिफरेंट या फ़नी नाम लगता था वो वैंडा का था. Wanda didn't have any friends. She came to school alone and went home alone. She always wore a faded blue dress that didn't hang right. It was clean, but it looks as though it had never been ironed properly. Iron मतलब press करना. She didn't have any friends, but a lot of girls talked to her. Sometimes they surrounded her in schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ग्राउंड. तो उसके कोई भी दोस्त नहीं थे, लेकिन बहुत सारी लड़कियां उससे बात करती थी. क्या बात करती थी, उसका मजाक उड़ाने के लिए उससे बात किया करती थी. ठीक है, जब भी वो दूसरी लड़कियों को ग्राउंड में हॉपस्कॉच खेलते हुए देखती है. हॉपस्कॉच क्या होता है, ऐसा गेम होता है, आप लोगों ने भी खेला होगा, जिसे लंगड़ी खेलना कहते हैं. इस तरीके से इसमें नंबर डले रहते हैं. तो ये हॉपस्कॉच जो बाकी गर्ल्स खेलती थी, तो वैंडा खड़े होकर उन लोगों को देखा करती थी और उसी समय बाकी जो दूसरी लड़कियां थी वो आकर के वैंडा का मजाक उड़ाने लगती थी. वैंडा, Peggy would say in a most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. Miss Mason कौन है, उनकी टीचर है. ठीक है, courteous मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पोलाइट मैनर में. तो पैगी बोलती है वैंडा से कि वैंडा, she did say giving one of her friends a nudge. nudge मतलब कि gentle push, कि है ना, मतलब कि देखो मैं इसका भी मजाक उड़ाने वाली हूँ. Tell us how many dresses did you say you had hanging up in your closet. तो पूछते हैं कि तुमने बताया था कि तुम्हारे पास है ना कुछ ड्रेसेस है, कितनी ड्रेसेस है तुम्हारे पास में क्लोसेट में. ठीक है, तो ये एक तरीके से उसका मजाक उड़ाने वाली बात है, क्योंकि वैंडा वॉज रियली पुअर और उससे वो ये पूछते हैं कि तुम बताओ तुम्हारे पास कितनी सारी ड्रेसेस हैं. 100, Wanda would say. 100, exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. तो ठीक है, वैंडा जैसे बोलती है 100, तो बाकी सारी लड़कियां भी एकदम से चिल्ला देती है 100, और जो छोटी छोटी लड़कियां वहाँ पे हॉपस्कॉच खेल रही थी वो भी रुक जाती हैं. ये 100 all lined up, said Wanda. Then her thin lips drew together in silence.
What are they like? All silk, I bet, said Peggy. तो पैगी क्या बोलती है, अच्छा 100 ड्रेसेस, तो किस तरीके की? सारे सिल्क की होंगी मुझे लगता है. ये all silk, all colors. Velvet too, yeah velvet too, 100 dresses, Wanda would repeat stolidly. All lined up in my closet. क्लॉजेट मतलब अलमेरा. तो वो बोलती है मेरे पास 100 ड्रेसेस है और सारी की सारी लाइंड अप है, एक के बाद एक जो है टंगी हुई है मेरे अलमेरा में. देन दे डिड लेट हर गो एंड देन बिफोर शी डिड गॉन वेरी फार they couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter. और फिर वो उसको जाने देते हैं और जैसे वो थोड़ी सी दूर जाती है वो लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं. 100 dresses. Obviously the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. So why did she say she had 100? What a story. तो वो ये बोलते हैं कि हाँ रोज़ तो वो एक ही कलर की ड्रेस पहनती है जो कि ब्लू कलर है, फिर इसने क्यों बोला कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं. How many pairs did you say you had? 60 pairs, all lined up in my closet. और फिर यदि कभी वैंडा से वो लोग पूछते हैं कि कितने शूज़ हैं उसके पास में, तो वो क्या बोलते हैं 60 pairs हैं और सारे के सारे रखे हुए हैं मेरे क्लॉसेट में. Cries of exaggerated politeness greeted this, all alike. तो कोई से पूछते हैं कि अच्छा 60 pairs हैं तो क्या सारे के सारे एक जैसे हैं? Because every day she used to wear the same pair of shoe. No. Every pair is different, all colors, all lined up. Peggy, who had thought up this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. Finally, Wanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had, finishing the walk to स्कूल alone. तो वो इस तरीके से उसका मजाक उड़ाते हैं और बेचारी वैंडा जो है वो हमेशा ऐसे ही आंसर दे करके और चुपचाप अपने घर चली जाती है. Peggy was not really cruel. She protected small children from bullies and she cried for hours if she saw an animal mistreated. तो इसमें क्या बता रहे हैं कि पैगी जो है वो ऐसी क्रूअल लड़की नहीं है, वो बल्कि जो छोटे बच्चे हैं जिनका मजाक उड़ाता है यदि कोई, तो उनसे छोटे बच्चों को बचाती थी और यदि कभी किसी पेट को कोई परेशान करता था तो घंटों तक रोती रहती थी. If anybody has said to her, "Don't you think that is a cruel way to treat Wanda?" she would have been very surprised. Cruel? Why did the girl say she had 100 dresses? Anybody could tell that was a lie. Why did she want to lie? And she wasn't just an ordinary person, else why did she have a name like that? Anyway, they never made her cry. तो यदि उससे पूछा जाता था कि वैंडा का मजाक उड़ाना क्या क्रुएल्टी नहीं है, तो पैगी क्या बोलती थी कि वो झूठ बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है इसलिए हम उसका मजाक उड़ाते हैं. पर वो उसका इतना मजाक नहीं उड़ाते थे कि वो रोने लगे, उसका हल्का फुल्का मजाक उड़ाते थे बस. एज फॉर Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her. Maddie was poor herself. She usually wore somebody's हैंड मी डाउन क्लोथ्स. हैंड मी डाउन मतलब जो सेकेंड हैंड क्लोथ्स होते हैं. तो मैडी जो है, जो पैगी की बेस्ट फ्रेंड है, वो खुद भी बहुत पुअर रहती है, मतलब वैंडा जितनी नहीं, बट शी वॉज ऑल्सो पुअर. तो उसको थोड़ा सा अजीब लगता था जब वैंडा का इस तरीके से मजाक उड़ाया जाता था. थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बोगन हाइट्स और हैव अ फनी नेम. बस यही डिफरेंस था कि वो बोगन हाइट्स में नहीं रहती थी और उसका फ़नी नाम नहीं था. समटाइम्स व्हेन पैगी वाज आस्किंग वैंडा दोज क्वेश्चंस इन दैट मोकिंग पोलाइट वॉइस, Maddie felt embarrassed and steadied the marbles in the palm of her hand, rolling them round and saying nothing herself. तो जब पैगी वैंडा का इस तरीके से मजाक उड़ाती थी तो मैडी जो है वो बस अपने हाथों में मार्बल्स मतलब कंचे, तो जो उसके हाथों में कंचे रहते थे उसको देख करके और खेलती रहती थी, पर कुछ भी बोलती नहीं थी. Not that she felt sorry for Wanda exactly. She would never had paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dresses game. तो जो है वो मैडी जो है वो वैंडा के लिए उसको सॉरी फील नहीं होता था कि हम उसके साथ गलत कर रहे हैं इस तरीके से, और शायद वो कभी वैंडा को नोटिस ही नहीं करती यदि पैगी ने ये जो ड्रेसेस वाला गेम है ये स्टार्ट नहीं किया होता. बट सपोज पैगी एंड ऑल अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट.
She wasn't as poor as Vanda, perhaps, but she was poor. Of course, she would have more sense than to say she had 100 dresses. Still, she would not like of them to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Vanda Pentrosky. ठीक है, तो उसको ये लगता था कि यदि वैंडा नहीं होती तो शायद मैं मजाक का सेंटर बन जाती या मेरा मजाक उड़ाया जाता. तो फिर भी उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि जो पैगी है उसको वैंडा का मजाक उड़ाना बंद कर देना चाहिए. Today, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Vanda. She worked her arithmetic problems absent-mindedly. 8 times 8, let's see. She wished she had the nerve to write Peggy a note because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say, "Hey Peg, let's stop asking Vanda how many dresses she had." तो जो मैडी है वो पैगी से हमेशा ये चीज़ बोलना चाहती थी कि हमें वैंडा का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन वो कभी भी हिम्मत नहीं कर पाई और उसने सोचा कि मैं एक नोट लिख करके दे देती हूँ, पर वो नोट लिखने की भी उसकी हिम्मत नहीं हुई. When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. Suddenly she paused and shuddered. She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. Peggy might ask her where she got the dress that she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with. तो क्या होता है, वो नोट लिखने ही जा रही होती है कि एकदम से वो रुक जाती है और उसको ये लगता है कि यदि पैगी ने वो स्टॉप कर दिया वैंडा का मजाक उड़ाना तो हो सकता है मेरा मजाक बनना शुरू हो जाए. ठीक है, न्यू ट्रिमिंग्स मतलब कि होता है लेसेस. तो क्या होता था, जैसे जो भी सेकेंड हैंड ड्रेसेस रहती थी तो मैडी की जो मदर है, मैडी की जो मम्मी है, वो उसकी ड्रेसेस में न्यू रिबन्स लगा करके उसको नए जैसा बना देती थी. ठीक है, तो ट्रिमिंग्स मतलब रिबन्स. सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट. If only Peggy would decide of her how Accord to stop having fun with Vanda. Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. What difference did it make? तो वो ये सोचती है कि क्या फ़र्क पड़ता है, क्या डिफरेंस हो जाएगा. And she just let go the thought. Slowly Maddie tore into bits the note she had started. She was Peggy's best friend, and Peggy was the best liked girl in the whole room. Peggy could not probably do anything that was really wrong, she thought. तो ये सोचती है कि पैगी तो है सबसे ज़्यादा फेवरेट है क्लासरूम में और वो कुछ भी गलत नहीं करेगी, और ये सोच करके वो अपना जो थॉट है उसको जाने देती है कि छोड़ो, क्या डिफरेंस आता है, क्या फ़र्क पड़ता है. As for Vanda, she was just one girl who lived up on Bogan Heights and stood alone in the schoolyard. She scarcely even said anything to anybody. The only time she walked was in the schoolyard about her 100 dresses. Maddie remembered her telling about one of her dresses, pale blue with colored trimmings, and she remembered another that was brilliant jungle green with a red sash. तो क्या होता है, जो वेंडर रहती है वो मैडी और पैगी को बहुत सारी ड्रेसेस के बारे में, अपनी जो ड्रेसेस के बारे में बताते हैं, जिनमें से दो, एक ब्लू कलर की और एक ग्रीन कलर की ड्रेस बहुत ही प्रोमिनेंट रहती है. यू डिड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमायरेशन. कि वो उसका असली में जो है उसकी तारीफ़ नहीं कर रहे होते, एक तरीके से उसका मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं कि अरे ग्रीन कलर की ड्रेस जिस पे रेड कलर का साश लगा होगा तो तुम उस ड्रेस में तो बिल्कुल क्रिसमस ट्री की तरह लगोगी. Thinking about Vanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. तो एक ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट होता है स्कूल में. For girls, this contest consisted of designing dresses, and for boys, of designing motorboats. Probably Peggy would win the girls' medal. Peggy drew better than anyone else in the room. At least that's what everybody thought.
She could copy a picture of in a magazine or some film star's head so that you could ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज. तो पैगी जो थी वो बहुत अच्छी ड्राइंग करती थी. इवन वो किसी का पोर्ट्रेट भी बहुत अच्छी तरीके से बना सकती थी. Oh, Mary was sure Peggy would win. Well, tomorrow the teacher was going to announce the winners. Then they didn't know. The next day it was drizzling. Drizzling मतलब कि हल्की हल्की बारिश हो रही थी. Mary and Peggy hurried to school under Peggy's umbrella. Naturally, on a day like this, they didn't wait for Wanda Petronsky on the corner of the Oliver Street, the street that far away under the railroad tracks and up the hill led to Bogan Heights. Away, they weren't taking chances on being late today because today was important. तो क्योंकि रिज़ल्ट अनाउंस होने वाले थे इसलिए मैडी और पैगी वैंडा का वेट नहीं करते हैं और जल्दी ही स्कूल चले जाते हैं. What happens then? Do you think Miss Mason will announce the winners today? Said Peggy. Oh, I hope so. The minute we get in, said Mary. Of course, you will win, Peg. Hope so, said Peggy eagerly. The minute they entered the classroom, they stopped short and gazed. ठीक है, short and gazed मतलब कि एकदम सरप्राइज रह जाते जैसे वो क्लास में जाते हैं. There were drawings all over the room on every ledge and window sill. Dazzling colors and brilliant lavish design all drawn on great sheets of wrapping paper. There must have been 100 of them all lined up. These must be the drawings for the contest. They were. Everybody stopped and whistled or murmured admiringly. तो जैसे वो क्लास में जाते हैं वहाँ पे 100 of dresses की पिक्चर्स जो है वो लगी हुई होती है and all the dresses were brilliant. और सब लोग विसल कर रहे होते हैं और खुद मतलब एक दूसरे के कान में बात कर रहे होते हैं कि ये ड्राइंग किसने बनाई होगी. As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners. Jack Bagels had won for the boys, she said, and his design for an outboard motor was on exhibition in room 12, along with the sketches by all the other boys. As for the girls, she said, although just 1 or 2 sketches were submitted by most, one girl and room 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful. तो टीचर क्या बोलती है, मिस मेसन बोलती हैं कि वैसे तो हर लड़की ने एक ही स्केच जो है वो सबमिट किया, लेकिन एक लड़की है रूम 13 में से जिसने 100 ड्रेसेस के स्केचेस सबमिट किए और सब के सब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं. इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज़. ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं कि कोई एक स्केच भी यदि सबमिट हुआ होता तो वो विनर होती, लेकिन पूरे 100 उसने सबमिट किए हैं. I am very happy to say that Wanda Petronsky is the winner of the girls' medal, and it was Wanda who drew all the dresses. Unfortunately, Wanda had been absent from school for some days, and is not here to receive the applause. Applause मतलब कि तारीफ, praise. Applause that is due to her. Let us hope she will be back tomorrow. Now class, you may file around the room quietly and look at her exquisite drawings. वांडा जो है वो काफ़ी टाइम से एब्सेंट थी, तो उस दिन भी वो नहीं आई थी. द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू applause and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor, but they put their fingers in their mouths and whistle, though they were not interested in dresses. Look, Peg, whispered Mary. That's that blue one she told us about. Isn't it beautiful? Yes, said Peggy. And here's that green one. Boy, I thought I could draw. ठीक है, तो जो मैडी है और पैगी है दोनों ही उसकी ड्रेसेस के बारे में बात करते हैं, और उसकी जो 2 ड्रेसेस है, एक ब्लू और ग्रीन, वो भी ड्रेस वहाँ पे रहती हैं. तो क्यों वैंडा ने बोला कि उसकी क्लॉसेट में 100 ऑफ ड्रेसेस हैं और लाइंड अप है? बिकॉज दीज वेर द ड्राइंग्स विच वेर देयर इन हर क्लोजेट. ये ड्रेसेस की सारी जो ड्राइंग्स है उसके क्लोजेट में थी और विच वेर
in 100 in number, and all were lined up and all were beautiful. ठीक है, so this was the first part. सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि पैगी और जो मैडी है वो नेक्स्ट क्या करते हैं.